everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class 9 students, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड रेडी हैं आज के इस सेशन के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए। अब इम्पॉर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हमारी बुक बी हाइव की जो बहुत ही स्वीट सी पोम है रेन ऑन द रूफ, आज हम डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो चैप्टर हमने जो पूरी कविता पढ़ ली है, अब इसमें क्या क्या ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके मैंने आपकी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक हो गई या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में से डाले हैं ये क्वेश्चंस। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी नोटबुक साथ में रखिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें नोट डाउन कर सके। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन विद दिस क्लास। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले एक बात और बता दूं कि रेन ऑन द रूफ पोम मैंने पढ़ा दी है, तो घबराओ नहीं कि मैम मिस हो गई तो क्या करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक मिलेगी जहां सारे चैप्टर्स एंड सारे पोम्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हमारे चैनल पे आपको पढ़ने के लिए किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ओके, नाउ बिगिनिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आपका जो आपको पता है ना लिटरेचर सेक्शन आता है, ठीक है ना, अलग अलग सेक्शन होता है, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर, लिटरेचर सेक्शन। सो दिस सेक्शन इज सोली बेस्ड ऑन द चैप्टर्स एंड पोएम्स दैट यू हैव रेड। ऑलराइट, नाउ इस सेक्शन में यूजुअली एक टाइप के क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है या फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। दोनों में से कुछ भी नाम देखिए बेटा, मतलब एक ही है ना। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एक ही होते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट, देखो कॉन्टेक्स्ट और एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं। कॉन्टेक्स्ट और एक्सट्रैक्ट बेसिकली आपने जो भी पोम पढ़ी है, अभी क्योंकि कविता की बात है तो मैं यही बताऊंगी, है ना। जैसे आपने पोम पढ़ी है तो पोम में अलग अलग स्टैंजास होते हैं, जैसे चैप्टर में पैराग्राफ होते हैं, पोम में स्टैंजा होते हैं। तो ये क्या करेंगे, कोई भी एक स्टैंजा उठा के ना आपके सामने डाल देंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा का पूरा इन्होंने स्टैंजा लिख दिया है एंड बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब कविता से उठाया गया एक भाग, तो बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट ये आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट, जिसे मैं कहती हूँ ना, मतलब इतना इजीएस्ट टाइप के सवाल होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो आराम से। आपको सामने सामने पूरी कविता दे देते हैं ये, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करो, चैप्टर को, पोएम को अच्छे से पढ़ो लाइन बाय लाइन, ताकि इन पे बेस सवाल आए, आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले पोएम से। एंड मजे की बात यह है यहाँ पे हम पूरी कविता को रिवाइज भी करते जाएंगे ना, एक क्विक रिविजन हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me as I list to this refrain। so इस पर्टिकुलर स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं, as she used in years agone। यहाँ पे she किसके लिए कहा गया है, याद करो, कवि जो है, बारिश की जो आवाज आ रही है, बारिश की बूंदों की, जब वो उनकी छत पे गिर रही हैं तो एक साउंड आता है, उस साउंड से उन्हें अपनी मेमोरीज याद आ रही है, यानी पास्ट की मेमोरीज, एक नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, वो पुरानी यादें याद आ रही हैं। अब उन यादों में सबसे इंपॉर्टेंट याद थी उनकी मम्मी की, राइट। उन्हें अपनी माँ की याद आ रही है जो कि अब उनके साथ नहीं है। तो यहाँ पे शी कौन है? मदर, किसकी? पोएट्स मदर, है ना, कवि की माता जी, है ना। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन वर्ड का मतलब होता है गॉन बाय। गॉन बाय मतलब क्या? वो साल जो बीत गए। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? उनकी मम्मी के बच्चे, किसकी? कवि की मम्मी के बच्चे हैं डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी कवि और उनके भाई बहन। ere she left them till the dawn, ere का मतलब होता है बिफोर, dawn का मतलब सबको पता है, इट मीन्स मॉर्निंग या फिर सवेरा, ठीक है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड लुक बेसिकली मतलब क्या हुआ, प्रेम भरी नजरों से वो मुझे देखती थी। एज आई लिस्ट, लिस्ट वर्ड लिसन के लिए कहा गया है। और रिफ्रेन क्या है? एक म्यूजिक होता है जो किससे बनता है? रिपीटेटिव साउंड से। अभी मैं वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ, फिर मैं पूरा आपको स्टैंजा फिर से समझा दूंगी। चलो भाई, अब आओ। कवि कहते हैं एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, कि वो अपनी माता जी को याद करते हुए कह रहे हैं कि पहले वो कैसे किया करती थी, है ना। वो अपने डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन होते हैं? वो बच्चे नहीं
जिनको बढ़िया आप मम्मी क्या करती हैं, बच्चों को आप जैसे सोते हो तो आपको टक इन करती हैं, यानी चादर पहनाती हैं और कंबल उड़ाती हैं, एंड देन जब आप सो रहे होते हो आपको लाड करती हैं, ऐसे सर पे हाथ रखती हैं, और जब आप सो रहे होते, जब आप सपने देख रहे होते तो आपकी माँ आपको एक प्रेम भरी नज़रों से देख रही होती है, राइट, कि मेरा बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, राइट, एक प्रेम की नज़र, एक फॉन्डनेस से देखती हैं। तो कवि को वही बात याद आ रही है कि कैसे उनकी माँ उन्हें और उनके भाई बहनों को ऐसे देखा करती थी, और वो इसलिए देखा करती थी शायद, क्यों, बिकॉज बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और क्योंकि शायद अगले सवेरे वो उन्हें ना देख पाए, राइट, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं है। फिर कभी कहते हैं ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो अपनी मम्मी से इतना अटैच्ड है, जैसे हम सभी होते हैं, तो वो अभी उनकी माँ साथ में नहीं है, लेकिन वो उनकी प्रेम भरी नजरें महसूस कर पा रहे हैं। ही इज फीलिंग कि उनकी जो मदर है वो उन्हें सामने बैठी हैं और उन्हें देख रही हैं बहुत ही ज्यादा लविंगनेस से, है ना, बहुत ही लव से, बहुत ही प्रेम से उन्हें वो देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ये सब चीजें कवि कब फील कर पा रहे हैं, जैसे वो लिस्ट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, लिसन के लिए, है ना, शॉर्ट कर दिया है वर्ड को, लिस्ट यानी लिसन। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, वो किस रिफ्रेन को सुन रहे हैं, एक ऐसा म्यूजिक जो रिपीटेटिव साउंड से बनता है। देखो कोई भी टाइप का साउंड हो, कोई भी टाइप की आवाज हो, अगर आप उसको दोहराओगे तो एक धुन बन जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लैप करूंगी तो ऐसे में अगर बार बार करूंगी तो एक साउंड बन जाएगा। तो वैसे ही रेन जो है ना, रेन ड्रॉप्स जब छत पे गिर रही है ना, तो रिपीटली गिर रही है, टप 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 टप, तो एक साउंड बन रहा है। तो कभी कहते हैं इस साउंड को, इस म्यूजिक को सुनते हुए मुझे ये सारी यादें अपनी माँ से रिलेटेड आ रही हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ फटाफट से अच्छा सा रिवीजन भी हो गया अपना। अब जिसको क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं वो फटाफट से बताते जाएं, मैं भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सेज कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको करेक्ट तरीके से उसे कंप्लीट करना है। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। The poetic device used in the line 2 of the given extract is, a poetic device के ऊपर क्वेश्चन है, एंड सभी को पता है कि मैंने जब आपको एक वीडियो जो है हमारा पोएम एक्सप्लेनेशन करके वीडियो है, जिसने नहीं देखा है भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, जाके देख लो, है ना। इसमें मैंने कविता का एक्सप्लेनेशन तो दिया था लाइन टू लाइन, साथ ही मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पोएटिक डिवाइस डिस्कस किए थे जो यूज किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएटिक डिवाइस पे क्वेश्चन आता है, एंड एज यू गाइज आर इन क्लास 9 तो आपके लिए बहुत जरूरी है इन्हें अच्छे से समझना, ठीक है। तो बोल रहे हैं सेकंड लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आओ भाई दूसरी लाइन देखते हैं। ये रही सेकंड लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है, तो आप क्लियरली देखो, डार्लिंग ड्रीमर्स, डी और डी, ये साउंड रिपीट हो रहा है ना। और ये कौन है, डी और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इनिशियल यानी शुरुआती कॉन्सोनेंट है। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, पहला वर्ड डी रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा पोएटिक डिवाइस है जिसमें इनिशियल कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो हैं अगर एक ही लाइन में रिपीट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिटरेशन। अगेन अ वेरी गुड पोएटिक डिवाइस जो कि बहुत सारा, मतलब ऑलमोस्ट हर कविता में कहीं ना कहीं से यूज किया ही जाता है ना, ज्यादातर। तो एलिटरेशन क्या होता है, व्हेन इनिशियल कॉन्सोनेंट वर्ड्स आर रिपीटेड, दोहराए जाते हैं इन अ लाइन, दैट इज एलिटरेशन। ओके, जैसे टू और द का टी भी हो जाएगा, ठीक। तो क्या रहेगा आपका आंसर, इजी है। The poetic device used in the second line is alliteration, ठीक है। alliteration की स्पेलिंग सब सही लिखेंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, जिसको आंसर आता है जरूर बताइएगा। डार्लिंग ड्रीमर्स इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू, डार्लिंग ड्रीमर्स जो वर्ड एक्सट्रैक्ट में दिया गया है वो किसके लिए कहा गया है, ए द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, पोएट और उसके भाई बहन। सिबलिंग्स आपको पता है ना क्या होते हैं, सिबलिंग्स भाई बहन को कहा जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना रियल भाई और बहन, चाचा मामा के बेटे तो कौन हो गए, कजिन्स हो गए, रियल भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं। तो कवि और उनके भाई बहन, बी पोएट एंड हिज फ्रेंड्स, सी द पोएट एंड हिज क्लासमेट्स यानी उनके सहपाठी, या फिर डी द पोएट एंड हिज नेबर्स। नेबर्स यानी क्या होते हैं, पड़ोसी। सो डार्लिंग ड्रीमर्स क्लियरली क्या था, कवि की जो माँ है उन्हें और उनके भाई बहनों को देखती थी जब वो सोते थे। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स। ओके, इजी क्वेश्चंस देखो, इजी तब तक लगेंगे जब आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। अच्छे से अगर आपकी पढ़ाई डन है तो एवरी क्वेश्चन विल साउंड इजी। क्वेश्चन नंबर 3, इन दी गिवन लाइन्स
द पोएट इज फीलिंग डैश। दी गई लाइनों में जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें पोएट कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। इज इट ए सॉरोफुल, बी रिलैक्स्ड, सी नॉस्टैल्जिक, डी रिग्रेटफुल। और मजे की बात यह है जिन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा है साथ में मेरे, तो सबको पता है पलक मैम काफ़ी सारे वीडियोस में ना वर्ड ऑफ द डे देती थी मैं, है ना, शुरू में वर्ड ऑफ द डे, वीडियो के स्टार्टिंग में वर्ड ऑफ द डे दिया करती थी, उसमें से ये एक वर्ड मैंने आपको बताया था। ओके, जिसको याद हो बहुत बढ़िया बात है। कवि क्या फील कर रहे हैं, सॉरोफुल यानी बहुत दुखी हैं, रिलैक्स्ड यानी आरामदायक फील कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक यानी क्या, पुरानी यादों में खो के वो दुखी हो रहे हैं, है ना, मेमोरीज ऑफ द पास्ट से, या डी रिग्रेटफुल। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। सो व्हाट इज द परफेक्ट आंसर जो इस पर्टिकुलर लाइन में जाता है। तो अब मुझे बताओ कवि क्या हो रहे हैं, कवि याद कर रहे हैं, किसे याद कर रहे हैं, अपनी मदर को याद कर रहे हैं। और याद करते हुए वो कैसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यू नो हम भी कोई चीज़ याद करते हैं पास की, सो वी गेट अ बिट इमोशनल, राइट। सो ऐसा वर्ड जो इसी से रिलेटेड हो कि आप थोड़े इमोशनल, थोड़े भावुक हो जाते हो पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए, सो वो वर्ड है नॉस्टैल्जिक। ये वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो इन द गिवन लाइंस द पोएट इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि वो मेमोरीज को याद करके ही इज गेटिंग अ बिट सैड। ऑलराइट, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सही ऑप्शन चुनना है। रिफ्रेन इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू। लास्ट लाइन में दिया था, क्या लिखा था, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। पीछे ये एक्सट्रैक्ट की लास्ट लाइन थी, तो पूछ रहे हैं इस रिफ्रेन वर्ड का अर्थ क्या है, और मैंने पीछे ही समझाया था। ए अ सॉन्ग और मेलेडी, बी द रिपीटेटिव म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन, सी द लुलाबी sung by the poet's mother to make him sleep, या डी अ रिमार्क दैट इज ऑफन रिपीटेड बाय द पोएट। रिफ्रेन का अर्थ एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर क्या बैठता है। लुलाबी क्या होता है, लुलाबी बेसिकली जिसे हम हिंदी में लोरी कहते हैं ना, मम्मी लोरी गा के सुनाती है, इंग्लिश में से लुलाबी कहते हैं। बताओ क्या है रिफ्रेन का एग्जैक्ट मतलब, पीछे ही मैंने बताया था। रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन होता है रेपिटेटिव साउंड। कोई भी साउंड जब दोहराता है तो उसका म्यूजिक बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट किसका साउंड दोहरा रहा है, बारिश की बूंदों का। जब रेन ड्रॉप्स वो फॉल कर रहे हैं किसी भी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल रूफ पे, तो एक टप 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 यू नो साउंड बनने लगता है, एक म्यूजिक टाइप का। सो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, तो रिफ्रेन क्या है यहाँ पे, द रेपिटेटिव म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब मैं उन लोगों की दुविधा दूर करती हूँ जिनको लगेगा मैम ए क्यों नहीं है आंसर, मैम सॉन्ग या मेलोडी भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हो। क्या 2 आंसर टिक कर सकते हो, क्या 2 आंसर टिक करोगे एमसीक्यू में, नहीं, एक ही आंसर टिक करना है। सो एवरी टाइम आई हैव सेड जो ऑप्शन बेटा मोस्ट करेक्ट बैठे, मतलब ऐसा ऑप्शन जो 100% सही हो, यानी उस बात को और अच्छे से देखो। सॉन्ग और मेलोडी गलत नहीं है, लेकिन रिफ्रेन का एग्जैक्ट मतलब तो सेकंड पॉइंट अच्छे से समझा रहा है ना, कि एक ऐसा सॉन्ग या मेलोडी है जो कि रिपीटेटिव दोहराए हुए साउंड से बनता है। सो दिस इज द मोस्ट करेक्ट वन। ए गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सही जो है बी बैठ रहा है रिफ्रेन वर्ड को लेके। ऑलराइट, इसलिए हम बी मार्क करेंगे। ये मैंने इसलिए फोकस करके समझाया बिकॉज देयर आर टाइम्स जब एमसीक्यू में इस टाइप के कंफ्यूजन आते हैं कि मैम 2 ऑप्शन सही तो हैं, तुमको उस टाइम कुछ लोग एग्जामिनर को कहने लगेंगे अरे किसने क्वेश्चन पेपर बना दिया, ऐसे कर दिया। नहीं, एक एमसीक्यू का ये होता है, यू नो, ये रूल टाइप होता है कि आपको अगर सेम टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, सो यू हैव टू यूज योर नॉलेज कि विच इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इन दीज 2। ऑलराइट, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू। कवि कौन से साउंड को सुन रहे हैं, तो हमें पता है रेन के साउंड को। सो द पोएट इज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन। शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है, इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं, ठीक है। पहला एक्सट्रैक्ट क्लियर है, तो आ जाते हैं फटाफट से दूसरे एक्सट्रैक्ट पे। अब मैं उम्मीद करती हूँ पहला जो है आप समझ गए होगे कैसे सॉल्व करना है, तो इस एक्सट्रैक्ट के आंसर्स मुझे सब बताएंगे। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. So as you all know, ये हमारी पोअम का जो है, कविता का फर्स्ट स्टैंजा है, राइट। सभी को याद है। चलिए तो इसका मीनिंग जल्दी से समझते हैं। When the humid shadows hover, humid का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी से आता है नमी।
शैडोज मतलब क्या होता है, डार्क, लेकिन यहाँ पे शैडोज से क्या अर्थ है कवि का, डार्क क्लाउड्स। जैसे शैडो कैसा होता है काला, वैसे ही अभी जो बादल है वो कैसे हैं, काले बादल हैं, डार्क क्लाउड्स, है ना। होवर, होवर का मतलब क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। आपने देखा है काले बादल कैसे होता है, जैसे एकदम से घेर लेते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो घूम रहे हैं या फिर स्प्रेड हो रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर्स, किसके ऊपर आ गए काले बादल, स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स बेसिकली आसमान में सितारों का ग्रुप होता है ना, ऐसे ग्रुप बना हुआ है, पूरा स्टार्स का ग्रुप बना है, तो उसके ऊपर ये काले बादल छाने लगे। आपको पता है सितारे आपको बेटा कब दिखेंगे, जब आसमान साफ होगा, लेकिन जब काले घने बादल आते हैं तब आपको यूजुअली सितारे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो काले बादल उन्हें ढक देते हैं। तो यहाँ ये है, जब नमी भरे काले जो बादल हैं वो घूम के किसके ऊपर आ जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, स्टारी स्फीयर्स, सितारों भरे आसमान में। एंड द मेलनकली डार्कनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलनकली, मेलनकली वर्ड का मतलब होता है सैड, और दुखी अंधेरा, मतलब यहाँ कवि इमेजिन कर रहे हैं, है ना। हमें भी कभी कभार लगता है ना, जब बारिश हो रही है तो कैसे कुछ कुछ गानों में भी लिखा है कि अरे ऊपर वाले ने नल खुला छोड़ दिया क्या, तो एक इमेजिनेशन है फनी सी। तो वैसे ही यहाँ कभी भी इमेजिन करते हैं कि अभी जो यह अंधेरा है ना, अंधेरा जो डार्कनेस है, रात का टाइम है, स्टार्स हैं, सब कुछ है, तो आप क्लियरली समझ रहे हो कब के टाइम की बात हो रही है भाई, नाइट टाइम की बात हो रही है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, कवि ये देख रहे हैं कि जो अंधेरा है वो बड़ा ही दुखी है, मेलनकली यानी बहुत ही सैड है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और इसलिए वो सैड है तो दुखी होते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वीप करते हैं, आंसू बहाते हैं। तो अंधेरा कैसे आंसू बनाएगा, आंसू बहाएगा बारिश रूपी आंसुओं में ना। यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है, बारिश की बूंदों को कंपेयर किया गया है आंसुओं से, टीयर्स से, कि जो रेन ड्रॉप्स हो रही हैं ऐसा लग रहा है कि अंधेरा जो है ना दुखी होके रो रहा है। ऑलराइट, तो दिस इज जस्ट लाइक इमेजिनेशन और क्रिएटिव वे टू टेल दी थिंग। ठीक, क्लियर है फर्स्ट आंसर। चलिए, उम्मीद करती हूँ सब तैयार होंगे अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन सेज व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्कस्ड इन द गिवन पैसेज। तो अभी पीछे ही मैंने बात बताई थी, दिन के कौन से वक्त की बात हो रही है, ए अर्ली मॉर्निंग, बी आफ्टरनून, सी नाइट, डी नन ऑफ दीज। सो विदाउट अ डाउट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्स की बात हो रही है, अंधेरे की बात हो रही है, सो इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज नाइट। ओके, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द वर्ड होवर डज नॉट करस्पॉन्ड विथ डैश। ये शानदार सवाल है, इसका आंसर देने की कोशिश करो, है ना। द वर्ड होवर, पीछे होवर वर्ड दिया था, डज नॉट करस्पॉन्ड टू, इस बात का ध्यान देना है ना, इस बात पे ध्यान देना। डज नॉट, इनमें से, इन चारों शब्दों में से कौन से शब्द के साथ होवर नहीं मेल खाता है। नॉट करस्पॉन्ड यानी मेल नहीं खाता है, यानी उसका सेम वर्ड वो नहीं है, सेम मीनिंग नहीं है। ए लिंगर, बी फ्लोट, सी स्टेबल, डी मूवमेंट। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग कैसी अप्रोच लगाते हो इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। होवर डज नॉट करस्पॉन्ड टू, यानी इन चारों वर्ड में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग होवर से नहीं मिलता है। ठीक है, डज नॉट करस्पॉन्ड यानी मीनिंग डजंट मैच, मीनिंग डज नॉट मैच। ओके, आई होप आई हैव गिवन इनफ टाइम टू यू ऑल। देखो पीछे मैंने आपको क्लियरली बताया था, एज द ह्यूमिड शैडोज होवर, तो होवर का मतलब क्या होता है कि ये बादल स्प्रेड होके आ रहे हैं। अच्छा, कोई चीज स्प्रेड कब होगी, कोई भी चीज स्प्रेड कब होगी, जब वो मोशन में होगी। मोशन यानी उसकी कोई गति होगी, मुझे बताओ है कि नहीं। फैलाओगे कैसे किसी चीज को, बादल आपने भी दिखा होगा, काले घने बादल छाते हैं तो आपको दिख रहा होगा बादल का मूवमेंट हो रहा है, वो फ्लोट कर रहे हैं, वो लिंगर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे उल्टा मीनिंग आपको क्या लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मैम हमको लिंगर का मीनिंग नहीं आता है। ठीक, स्टेबल का मीनिंग पता है, स्टेबल का मीनिंग तो पता है ना। स्टेबल का मीनिंग क्या होता है, स्टेबल का तो मतलब होता है मैम स्थिर। और अब मुझे एक बात बताओ, स्थिर बादल कैसे चलेंगे, है ना। कोई स्थिर चीज मूवमेंट कैसे करेगी, मूवमेंट और स्थिर तो एकदम ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो होवर से रिलेट नहीं करता है, इट इज ऑप्शन सी, स्टेबल। तो मैं ये वो केस बता रही हूँ जिस केस में हमको शायद लिंगर का मीनिंग किसी बच्चे को नहीं पता हो, लेकिन आपको स्टेबल का तो पता है ना। एंड होवर और स्टेबल तो टोटली ऑपोजिट। होवर मीन्स स्प्रेड करना, मोशन में आना, बिखर के जाना, और बिखरोगे कब, जब आप मोशन करोगे। यहाँ तो स्टेबल बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, ऐसे अप्रोच आप लगा सकते हो। चलिए
जिसने स्टेबल दिया आंसर वेरी गुड, जिसका गलत गया कोई बात नहीं, आप जो है अब इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेयर इज द पोएट व्हेन इट इज रेनिंग? कवि है जो है ना, वो कहाँ पे थे जिस दौरान बारिश हो रही थी? ए इन हिज कॉटेज, बी इन हिज स्कूल, सी इन हिज ऑफिस, डी इन हिज हॉस्टल। तो बेसिकली ये इस स्टैंजा में तो नहीं दिया गया है, लेकिन कविता से रिलेटेड ही बात है, इसी कविता से रिलेटेड बात है, तो सबको याद होना चाहिए। कवि ने क्या कहा था? इन माई कॉटेज चेम्बर बेड। डू यू ऑल रिमेंबर दिस लाइन? है ना, स्टैंजा की एक लाइन में ये वर्ड्स यूज किए गए थे, कॉटेज चेम्बर बेड। सो इट्स वेरी क्लियर कि कवि अभी कहाँ थे? कवि जो हैं अपने कॉटेज के अंदर थे। कॉटेज यूजुअली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? थोड़े शहर से थोड़े बाहरी इलाकों में, जैसे खेत वेत होते हैं उसके वहाँ पे कॉटेज होता है, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी विनरी होती है, राइट? तो कवि कहाँ पे थे? इन हिज कॉटेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल गुड, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। The rhyme of the given stanza is, again a very good question, poetic device पे used है। आपसे पूछा है जो स्टैंजा दिया गया है उसका राइम यानी राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम पता लगाने के लिए मैं आपको स्टैंजा पे वापस ले आती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा समय लो, फटाफट से देखो और मुझे जो है राइम स्कीम बताओ, है ना? What is the rhyme scheme of the stanza? Rhyme scheme I have explained a lot of times. Rhyme वर्ड समझते हो ना, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये क्या है? हम कैसे राइम बताते हैं? जब किसी भी कविता की लाइन का जो आखिरी शब्द है, किसी भी कविता की लाइन का आखिरी शब्द जो है, आप उसका साउंड सुने, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे लास्ट वर्ड्स पे मैं अंडरलाइन करूंगी, ये और ये, ठीक है? आखिरी वर्ड्स उठा लिए हर लाइन के। अब जरा जोर से पढ़ के देखो, होवर, होवर, होवर में कैसा साउंड आ रहा है? वर का साउंड आ रहा है, वर का। तो यहाँ पे मैंने इसको एक लेटर दे दिया ए, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ो, स्फीयर्स, स्फीयर्स। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या होवर और स्फीयर राइम कर रहा है? एक बार बोल के देखो, होवर, स्फीयर्स, होवर। बोलो मैम अलग ही जा रहा है। तो अगर अलग जा रहा है तो इसको दूसरे लेटर से दर्शाएंगे हम, बी, ठीक? चलिए अब तीसरा पढ़ो, डार्कनेस, डार्कनेस। तो अब सोचो एक बार, ट्राई करो कि क्या डार्कनेस इन दोनों में से किसी से मैच हो रहा है? डार्कनेस होवर बिल्कुल अलग, डार्कनेस स्फीयर्स ये भी अलग है। इसमें ईयर्स की आवाज आ रही है, इसमें नेस की आवाज आ रही है, तो इसको मैं तीसरा लेटर दे दूंगी, दैट इज सी। आखिरी आओ, टीयर्स, टीयर्स को मैच करके देखो, टीयर्स होवर बिल्कुल अलग, टीयर्स स्फीयर्स। बोलो मैम रुक जाओ यहाँ पे, यहाँ तो कुछ सेम सी साउंड आ रही है। टीयर्स स्फीयर्स, दोनों में ईयर्स की आवाज आ रही है, तो ये तो सेम साउंड हुआ। अगर सेम साउंड है तो जो लेटर आपने इसको दिया है बेटा, यही लेटर आप इसको दे दोगे, दैट इज बी। सो दिस इज द राइम स्कीम। कैसे लिखोगे इसको? सीधे से अरेंज करके लिख दो। पहले जो लेटर आ रहा है उसे लिखो, ए बी सी बी। मिल गई आपकी राइम स्कीम इस पर्टिकुलर स्टैंजा की। बहुत ही आसान, मतलब मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीके से कोई बता सकता है। इतनी आसान तरीके से आपको राइम स्कीम बताई है कि इजीली एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू राइम स्कीम यू विल बी एबल टू सॉल्व। लेकिन करना क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ मन में मत पढ़ना, है ना? थोड़ा हल्का सा, मतलब एग्जाम में बहुत लाउडली भी नहीं, हल्का सा, होवर स्फीयर्स। तो बोल के देखोगे ना, कान में आपको आवाज सुनाई देगी और समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो क्या है राइम स्कीम? ए बी सी बी। तो आइए यहाँ पे हम आंसर नोट डाउन कर देते हैं। द राइम ऑफ द गिवन स्टैंजा इज ए बी सी बी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बहुत ही शानदार। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। Why is the melancholy darkness weeping? अब कहा गया है melancholy darkness यानी वो जो दुखी अंधेरा है वो रो क्यों रहा है? Why is it weeping? So the poet imagines that the clouds covering the sky are in the states of depression and melancholy darkness is weeping because it is dark all around and it seems like the darkness is crying in rainy tears. So मैंने आपको कहा है ये कुछ भी नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। सही में अंधेरा रोएगा थोड़ी ना, अंधेरे में थोड़ी ना इमोशंस होते हैं। लेकिन कवि जो है क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन यानी वो कल्पना कर रहे हैं कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, जो आसमान में घिरे हुए हैं, वो शायद बहुत ही स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी बहुत ही दुखी भरी स्थिति में है, या ना बहुत ही दुख और दर्द में है। और जो दुखी अंधेरा है वो रो क्यों रहा है? क्योंकि पूरी जगह में हो सकता है डार्कनेस हो, और ऐसा देख के लग रहा है कि डार्कनेस जो है ना रेनी टीयर्स में, बारिश रूपी आंसुओं में रो रही है। ओके, तो क्यों रो रही है, वजह क्या है? बस कवि ये इमेजिन कर रहे हैं। ओके, चलिए
आते हैं हम हमारे अगले स्टैंजा पे। एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स हैज एन एको इन दी हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीइंग बिजी बीइंग स्टार्ट। चलिए तो फटाफट से समझते हैं इसका भी मीनिंग। एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स, टिंकल क्या है बेटा? टिंकल एक साउंड है। किसकी साउंड? बारिश की बूंदों की, जैसे पट पट टप टप साउंड होती है ना, वो टिंकल कहते हैं। शिंगल्स क्या होती है? शिंगल्स बेसिकली टाइल्स, पता है ना टाइल्स क्या होती हैं? जैसे आपकी छत वगैरह पे टाइल्स होती होंगी, तो शिंगल्स आर बेसिकली रेक्टेंगुलर टाइल्स, है ना, रेक्टेंगुलर शेप की टाइल्स होती हैं जो आपके रूफ पे प्रेजेंट रहती हैं, छत पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। हैज एन एको इन दी हार्ट, एको का मतलब क्या होता है? गूंज। एको का मतलब क्या होता है? गूंज। दिल में एक गूंज सी लाती है, गूंजती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों ऐसे सपने, ड्रीमी फैंसीज यानी सपने या यादें, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और इन्हीं यादों में मैं क्या हूं? बिजी, यानी इन्हीं यादों में मैं खो गया हूं। चलिए, अब अर्थ ये है कि जैसे ही आपको पता है बारिश आवाज कब करेगी? जब वो किसी सरफेस पे आके पड़ेगी। तो जैसे ही छत के ऊपर जो शिंगल यानी जो टाइल होती है उसके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो कैसी आवाज आती है? टिंकल की, यानी टप टप साउंड आता है। तो कवि कहते हैं बारिश की हर बूंद की आवाज के साथ मेरे दिलों में एक आवाज गूंजती है, यानी वो आवाज जब आ रही है ना, वो मेरे पूरे दिल में गूंज रही है, और उस गूंज से मुझे हजारों सपने, हजारों यादें, यानी अपनी अतीत से जुड़ी, अपने बचपन से जुड़ी हजारों यादें एकदम से याद आ जाती हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मैं ऐसा लगता है कि कहीं उन यादों में सपनों जैसा खो गया हूँ। फैंसी क्या होती है? यानी आप उन चीजों को बिल्कुल ही कुछ लोग होते हैं अपन सोच सोच में एकदम खो जाते हैं, यानी कोई अपन को आवाज लगा रहा है, अपन वो भी नहीं सुन पाते हैं, बिकॉज हम डूब चुके हैं। तो यहाँ पे कवि वही कहते हैं कि वो हजारों यादें ऐसी याद आती हैं कि मैं उनमें बहुत ही बिजी यानी खो जाता हूँ। क्लियर है? चलिए, छोटा सा ही स्टैंजा था। सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज टिंकल मीन? टिंकल का अर्थ क्या होता है? ए, द साउंड ऑफ बेल यानी घंटी की आवाज। बी, द शाइनिंग ऑफ स्टार्स, चमकते हुए सितारे। सी, द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग, गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज। या डी, ब्यूटिफुल मेमोरीज, प्यार भरी यादें। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, टिंकल मैंने आपको बताया जो टप टप आवाज होती है बारिश की बूंदों की। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, द साउंड ऑफ द रेन दैट इज फॉलिंग। ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द हार्ट एको? हार्ट किस से गूंजता है, किस तरह से गूंजता है? ए, विथ साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब ये नहीं होता है आवाज भरी स्लीप, साउंड का मतलब यहाँ पे होता है मीठी नींद, है ना, मीठी नींद यानी जब आप बहुत ही मीठी और गहरी नींद में सोते हो। बी, विद दी रेन, या फिर हार्ट जो है रेन की आवाज से गूंजता है। सी, विद पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और खुशी से गूंजता है। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियरली पूरी पोएम इज बेस्ड ऑन रेन, एंड कवि भी यही बता रहे हैं कि बारिश की बूंदों के साथ मेरे दिल गूंजता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज विथ द रेन। आई होप इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, एंड अगर डाउट आता भी है तो चिंता मत करो, मुझसे कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट्स माइंड गेट बिजी? पोएट का जो दिमाग है वो व्यस्त कैसे हो जाता है, यानी किस में डूब जाता है? ए, विद मेमोरीज। बी, विद वर्क। सी, विद म्यूजिक। डी, विद पीस। तो मुझे लगता है आपको ना ऑप्शंस इतने आसान से दे दिए जाते हैं कि कहते हैं बच्चों आओ और मार्क्स स्कोर करो। क्या है ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज मैम ऑप्शन ए, दैट इज विथ मेमोरीज। इट इज वेरी ऑब्वियस कि पोएट का माइंड कहाँ बिजी हो जाता है? पोएट का माइंड बिजी होता है यादों में, है ना, याद करते हैं उन दिनों को, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ड्रीमी फैंसीज मीन? अब इस सवाल में आपको एक शॉर्ट लाइन में आंसर देना है कि ड्रीमी फैंसीज का मतलब क्या होता है। सो ड्रीमी यानी सपनों भरी, फैंसी मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हो। सो ओल्ड मेमोरीज, यानी यहाँ पे ड्रीमी फैंसीज का मतलब क्या है? देखो, हमने बहुत कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। वो स्टूडेंट जो बिलीव करते हैं एक्स्ट्रा लिख के आए फालतू का मार्क्स मिलेंगे, नहीं, एग्जैक्ट लिख के आओ, पॉइंट टू पॉइंट। अगर लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर लिख के आओ, शॉर्ट है तो शॉर्ट, वर्ड लिमिट के अंदर, एंड अगर आप सही आंसर लिखते हो तब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई? ड्रीमी फैंसीज यानी ओल्ड मेमोरीज, पुरानी बातें, उन दिनों की बातें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, Which dreamy fancy is dearest to the poet? अब ये सवाल समझो तो मैं मान लूं कि ऐसी कौन सी ड्रीमी फैंसी है, यानी ऐसी कौन सी ओल्ड मेमोरी है। अभी पीछे मैंने बताया ड्रीमी फैंसी यानी ओल्ड मेमोरी, तो ऐसी कौन सी पुरानी याद है जो कवि को सबसे डियरेस्ट,
सबसे डियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है ना उन्हें प्यारी है ना। डियरेस्ट यानी ऐसी कौन सी याद है, कौन सी या किसकी याद है जो सबसे ज्यादा प्यारी है। तो कविता सबने पढ़ी है, कवि मेजरली इसमें अपनी माँ को याद करते हैं, है ना, उनकी मम्मी की याद सबसे प्यारी है। क्यों बारिश में वो ये याद करते हैं क्योंकि माँ उन्हें और उनके भाई बहन को कैसे देखा करती थी जब वो सोते थे, वो प्यार भरी नजरों से। सो द ड्रीमी फैंसी ऑफ हिज मदर इज द डियरेस्ट टू द पोएट। डियरेस्ट यानी सबसे प्यारी। चलिए अब फाइनली आते हैं, आई होप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा। बहुत ही शानदार से सवाल किए हैं, तैयार हो जाओ अगले टाइप के क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको पता है एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अराउंड 30 to 50 वर्ड्स की लिमिट रहती है इसमें। स्टिल मैं हमेशा कहूंगी अपनी आंख और दिमाग बिल्कुल चालू रखा करो एग्जाम टाइम में कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितनी वर्ड लिमिट दी है, उस हिसाब से हम आंसर को मॉडिफाई करेंगे। तो यहां मैंने डाले हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। How does the poet describe the movement before rain? बारिश होने से पहले कवि जो है मूवमेंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब आपको पता है ये कब की बात है, ये है पोएम की बिगिनिंग यानी शुरुआत में जब बारिश नहीं हुई थी तो कवि मूवमेंट समझा रहे थे। याद करो पहला स्टेंजा, अरे याद करो। When the humid shadows hover यानी शैडोज घूम रहे हैं, ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर्स, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। सो शॉर्ट आंसर है, देखो अननेसेसरीली मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया है। क्या है, बिफोर द रेन, बारिश होने से पहले, द डार्क वेट शैडोज, द डार्क वेट यानी गीले जो शैडोज थे, शैडोज ऑफ क्लाउड्स, होवर ओवर द स्काई यानी किसके ऊपर स्प्रेड हो रहे थे, आसमान में स्प्रेड हो रहे थे। देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड, और बारिश से पहले क्या था, पूरी जगह जो है अंधेरा था। एंड एटमॉस्फेयर बिकम्स वेरी ग्लूमी एंड सैड। ग्लूमी का अर्थ क्या होता है, बहुत ही मायूसी सा, है ना, बहुत ही मायूसी और दुखी भरा माहौल बन गया था। तो बारिश से पहले कवि ने बताया कि कैसे सब कुछ सैड सा चल रहा था, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। अगर आप चाहते हो, लिख नहीं पा रहे हो जल्दी, तो आप फटाफट से मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो एंड लेटर यू कैन नोट इट डाउन। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज When the humid shadows hover over all these starry spheres? तो कुछ नहीं है, आपसे पूछा है कविता की जो फर्स्ट स्टैंजा की 2 लाइनें हैं उनका अर्थ आप समझाइए। सो पीछे ही समझा चुकी हूं मैं, वो क्या मीनिंग है। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट व्हेन द डार्क रेन क्लाउड्स cover the whole sky so that the stars are not visible, इट इज अ साइन दैट रेन इज गोइंग टू स्टार्ट। तो पहली 2 लाइन से हमें क्या समझ आता है कि काले घने, अपन हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब काले घने बादल छाने लगे, ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर्स, किन के ऊपर, और सारे सितारों के ग्रुप को वो ढकने लगे, राइट। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, इससे एक साइन बताना चाहते हैं, है ना, कि भाई क्या होने वाली है, रेन इज गोइंग टू स्टार्ट, बारिश शुरू होने वाली है। द पोएट कंपेयर्स डार्कनेस विथ सैडनेस, यानी कवि जो है अंधेरे को किससे तुलना करते हैं, सैडनेस से यानी दुखी से, और दीज ह्यूमिड क्लाउड्स रिजल्टिंग इन रेन, ठीक है। चलिए, क्लियर है आंसर, ऑलराइट। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज मेलैंकोली डार्कनेस इन द पोएम रेन ऑन द रूफ मीन एंड व्हाट डज इट डू। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये कविता है, क्योंकि भाई एग्जाम में तो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम तो आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी पोएम्स रहेंगी, सो दे कैन डू दिस कि आपको रेफरेंस दे पाए, और नहीं भी दे पाए तो आई नो आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कौन सा सवाल किस लेसन या कविता का है। सो व्हाट डज मेलैंकोली डार्कनेस मीन, मेलैंकोली डार्कनेस का मतलब क्या है और ऐसी वो क्यों है, दुखी क्यों है। सो आइए बताते हैं आंसर। इन दी फ्रेज मेलैंकोली डार्कनेस, the poet has associated the feelings of sadness and gloom to the darkness that result due to clouds. gloom सबको पता है, gloom word एक आपके लिए अच्छा नया वर्ड है, यानी sad की बजाय आप gloomy और gloom भी यूज कर सकते हैं। just like the feeling of sorrow that leads to tears, the dark rain clouds cause rain. तो जैसे जब हम दुखी होते हैं तो एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं। सिमिलरली जब ये बादल, ये जो है ना आसमान, ये जो बादल है काले घने, ये अंधेरा, ये दुखी होता है तो ये क्या करता है, ये रेन के रूप में जो है अपने आंसू बहाता है, ठीक है। कवि ऐसा इमेजिन करते हैं। तो मेलैंकोली डार्कनेस का मतलब समझ आया। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट डज द पोएट कंसिडर अ ब्लिस? कविता में बताया था, कवि ने कहा था व्हाट अ ब्लिस। तो कवि किस चीज को ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है किसी भी चीज को जब हम परम सुख समझते हैं, है ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस टाइप की कोई चीज हो। तो कवि के लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या था? कवि के लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस ये थी कि वो बारिश की आवाज को सुने और अपनी पुरानी यादों को याद करें। तो उन्हें इस चीज में बहुत ही एक परम सुख लग रहा था। द पोएट कंसिडर्स लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द फॉलिंग ऑफ रेन एज अ ब्लिस। व्हेन इट रेन्स, यानी जब बारिश होती है। और एक चीज और मैं फिर से बता दूं कि सिर्फ मेरा ड्यूटी ये नहीं है कि मैं तुमको आंसर बता के चली जाऊं। पंक्चुएशन मार्क्स पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। कहाँ कहाँ पलक मैम ने कॉमा लगाया है, कहाँ फुल स्टॉप, क्योंकि आई हैव सीन आप लोग आंसर सही लिख के आते हो लेकिन सभी एक फ्लो में लिख देते हो। पुट कॉमाज, पुट फुल स्टॉप, पुट सेमीकोलन, जहां जहां नीडेड रहता है ना, टू मेक योर आंसर करेक्ट एंड अट्रैक्टिव। सो व्हेन इट रेन्स, कॉमा लगाया, यानी जब बारिश होती है। द पोएट लाइज इन हिज कोजी बेड इन अ कॉटेज। तो कवि जो है अपने कोजी, कोजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आरामदायक, है ना, जिसमें मस्त मस्त सॉफ्ट सा गद्दा लगा हुआ है। तो कवि अपने आरामदायक बिस्तर में है, अपने कॉटेज में, लिसनिंग टू द मेलोडी ऑफ नेचर, और जो है प्रकृति की मेलोडी, प्रकृति की मतलब ये जो बारिश है इसका सुंदर स्वर ये सुन रहे हैं। He listens to the pleasant pattering sound of the rain on the roof of the cottage. वो क्या सुन रहे हैं? Pleasant, pleasant का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा चीज जो सुकून दे, बहुत ही ज्यादा सुकून। पैटरिंग, पैटरिंग क्या है? ये साउंड होता है, पैटरिंग साउंड, जो टप टप आवाज आती है ना। He is listening to the pattering sound of the rain on the roof of the cottage. क्लियर है? बात समझ आई? So what is a bliss? Okay, चलिए। Question number 5 on your screen says, when do the 1,000 dreamy fancies begin in the poet's heart? When पूछा है, when का मतलब क्या होता है? कब। तो कवि के दिल में हजारों ड्रीमी फैंसीज, यानी हजारों पुरानी मीठी यादें कब आना चालू हुई? So the 1,000 dreamy fancies begin in the poet's heart when the sound of the rain falling on the roof echoes in his heart. He responds to this echo by dreaming fanciful dreams and recollecting memories of the past. तो आंसर समझा देती हूँ। हजारों जो है पुरानी यादें कब आई? जब कवि ने बारिश की आवाज सुनी जो उनकी छत पे गिर रही थी, और उस आवाज को सुन के, उस मीठी मीठी आवाज को सुन के उनके दिल में गूंज उठी, और दिल में एक फ्लैशबैक चलने लगा सभी पुरानी यादों का, और उन यादों को रिकलेक्ट करने लगे, यानी पुनः इकट्ठा करने लगे उन यादों को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6, What does the poet dream of? अब पूछते हैं कवि ने किस चीज का सपना देखा या किस चीज को उन्होंने याद किया। While listening to the soft sound of rain falling on the roof, the poet thought of many images and memories. यानी उन्होंने कितनी सारी चीजें जो है एक साथ याद की। From these का मतलब क्या होता है? From these का मतलब होता है इनमें से, इनमें से, यानी जो मैंने आपको कहा ना बहुत सारी यादें याद करी, तो इनमें से From these, the poet dreamt of the memory of his mother. बेटा dreamt वर्ड किसका past tense होता है? ड्रीम का, है ना। dreamt किसका past tense होता है? ड्रीम का। कवि ने किसका सपना देखा? अपनी माँ का सपना देखा। He recollects his childhood when his mother used to lovingly look at him and his siblings while they used to sleep and dream. तो वो कहते हैं, वो ये याद करते हैं अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनकी मम्मी कैसे प्यार से उन्हें और उनके भाई बहनों को देखती थी जब वो लोग सोते थे, सपना देखते थे, राइट। तो ये मेन मेमोरी वो वहाँ पे रिकलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 which says, when does the poet remember his mother? What does it show about him? अब यहाँ आप देख रहे हो एक ही सवाल में 2 पार्ट पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों पार्ट का उत्तर देंगे, राइट। चलिए, तो कवि अपनी माँ को कब याद करते हैं और इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? सो द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर व्हेन ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, ही फील्स हर फॉन्ड लुक ऑन हिम। और वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि उनकी माँ अभी सामने बैठी हैं और उन्हें अपनी प्रेम भरी नजरों से देख रही हैं। तो हमने क्या किया, देखो आप कुछ कुछ चीजें नोट डाउन करते जाया करो। पहला पार्ट था, मैंने क्या किया, पहले पार्ट को एक पैराग्राफ में आंसर दिया और दूसरे पार्ट को अलग में। सो दिस इज लाइक हाउ यू कैन
आंसर मोर नाइसली, आप अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हो एंड सिस्टमैटिकली। चलिए दूसरे पार्ट में है कि व्हाट डज इट शो अबाउट हिम। तो इससे ये पता चलता है कि कभी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थे, यू नो। तो आप लिख सकते हो इट शोज दैट द पोएट वाज वेरी कनेक्टेड टू हिज मदर, वो अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। ही रिमेंबर्स हाउ शी यूज्ड टू सी whether he and his siblings are properly tucked or not, और उसे ये भी याद आता है कि उनकी माँ ये भी चेक करती थी कि whether he and his siblings, कि वो और उनके भाई बहन प्रॉपरली टक्ड हैं या नहीं। टक्ड का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे जब सोते हैं तो क्या करते हैं, वो तो सो जाते हैं, फिर मम्मी अच्छे से तकिया रखती हैं सर के नीचे, यू नो, कंबल उड़ाती हैं और थोड़ा ऐसे सर पे हाथ थपथपाती हैं, तो टक्ड इन का मतलब ये होता है। ऑलराइट, क्लियर है, बात समझ आई। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द क्वेश्चन सेज व्हाट काइंड ऑफ रिफ्रेन इज द पोएट रेफरिंग टू व्हेन ही सेज एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। तो ये पूरी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपको पता है इंपॉर्टेंट सारी बातें चल रही हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कवि जो है किस टाइप के रिफ्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। तो ये किसका रिफ्रेन है? बोलो मैम अब तो जबानी रट चुका है, बारिश की बूंदों का रिफ्रेन है ये। द रिफ्रेन द पोएट इज रेफरिंग टू इज द रिपीटेड पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन। क्या है ये रिफ्रेन? रिपीटेड पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ऑन दी, कहां पे है? टाइल्ड रूफ ऑफ हिज कॉटेज, उसकी कॉटेज की जो टाइल भरी हुई रूफ है उस पे जो साउंड आता है उसकी बात कर रहे हैं। द फॉलिंग शावर्स क्रिएट अ म्यूजिक और रेन ड्रॉप्स फॉल रिदमिकली, यानी फॉलिंग शावर, शावर का मतलब क्या होता है, जो बारिश गिर रही है ना एक म्यूजिक क्रिएट करती है, या फिर बारिश की बूंदे रिदम से, रिदम समझ आता है ना, जो लोग म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट रखते हैं या सुनते भी हो आप म्यूजिक, तो एक रिदम बनती है, राइट। तो बारिश की बूंदों की भी जो रिदम है उसे कवि कह रहे हैं रिफ्रेन। आई होप समझ आ गई होगी कहानी। तो आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर टाइप खत्म होते हैं। अब ये वो क्वेश्चंस है जिसमें काफी बच्चे घबरा जाते हैं, मैम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो याद ही नहीं होते। तो मैं हमेशा कहती हूँ चीज़ों को समझो, तरीके अपनाओ, है ना। यू डोंट हैव टू मग इट अप, रटने नहीं जाना है आपको। याद करना और रटने में बहुत फर्क होता है, राइट। याद हम कब करते हैं? जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जब हमें तरीका आता है हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर एंड स्कोर गुड मार्क्स। तो मैं हमेशा कहती हूँ लॉन्ग आंसर जब आप लिखते हो ना तो स्मार्टली आंसर को पहले थोड़ा इंट्रो दिया करो, फिर एक्सप्लेनेशन दिया करो, फिर कंक्लूजन दिया करो, और इन्हें पैराग्राफ्स में डिवाइड किया करो, राइट। राइट स्मार्टली, थिंक स्मार्टली, तो आपके आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको लॉन्ग आंसर में, ठीक है। चलिए सो पहला सवाल पढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, द रेन ऑन द रूफ brings out how rain soothes everyone by its phenomena. Elaborate. अब आपको लॉन्ग आंसर पता है मैं क्या दे देते हैं, ये ऐसी चीज दे देते हैं कि तुमने जो भी पढ़ा है ना चैप्टर या पोम, इसको पूरा एलैबोरेट करके लिखो, लाइक यू नो काइंड ऑफ अ समरी टाइप लिखो। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं रेन ऑन दी रूफ जो कविता है, इट ब्रिंग्स आउट हाउ रेन सूदिस, ये बताती है कि कैसे रेन जो है ना सूद करती है एवरीवन बाय इट्स फिनोमेना। सूद यानी सुकून देती है, बाय इट्स फिनोमेना यानी अपने प्रोसेस से। फिनोमेना मतलब होता है जो बारिश का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं सबको एक सुकून पहुंचाता है कि नहीं। बारिश की बूंदे, गरम गरम चाय पकौड़े खाना, है ना, मस्त सा मौसम हो जाता है, यू नो कितना प्यारा सा वेदर दिखता है अपन को, तो सबको कहीं ना कहीं सूद करती है। तो अब बोला है इलेबोरेट, तो तुम क्या करोगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली आंसर लिखने पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखो। तुमसे कहा है रेन, तो थोड़ा सा रेन का इंट्रोडक्शन दो कि कैसे तुम्हारी लाइफ में हल्का सा रेन यू नो सबकी लाइफ में अच्छा करती है। फिर रेन ऑन द रूफ में आपने क्या पढ़ा ये बताओ कवि के बारे में, एंड देन एक कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो इफ यू विल बी यू नो डिवाइडिंग दीज थिंग्स तो आपको जो है ना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। जैसे देखो हमने यहाँ पे कैसे आंसर दिया है, इट इज ट्रू। पहला मैंने देखो इंट्रो दे दिया, मैं सीधे रेन ऑन द रूफ चैप्टर पे नहीं आई हूं, इलेबोरेट में इंट्रो दो, अपने विचार व्यक्त करो बारिश के बारे में। क्या बोला मैंने, देखो इट इज ट्रू टू से दैट द रेन ऑन द रूफ ब्रिंग्स आउट द सूदिंग इफेक्ट ऑफ रेन। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने बताया रेन क्या है, रेन इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। मतलब बारिश आती है तो ऐसा लगता है ये किसका स्रोत है, खुशियों का और आराम का, खुशी का, आराम का, प्लेजर का। बिफोर रेन, बारिश से पहले क्या होता है, द वेदर इज हॉट। ये सबने ऑब्जर्व किया यार, बारिश से पहले कितना यू नो चिपचिपाहट लगती है, गर्मी लगती है। सो बिफोर रेन द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, बट when it rains it heals not only the humans
who suffer from the hot climate but also the plants and animals. So मैंने कहा लेकिन जब बारिश होती है तो ये हम ह्यूमंस को ही हील नहीं करती है, लेकिन वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो गर्मी का मौसम है, प्लांट्स भी सूखने लगते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, राइट। चलिए, अब मैंने पहला इंट्रो दिया, अब मैं आ गई सेकेंड। देखो सेकेंड स्टैंजा में मैंने क्या किया, कविता से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे इन द पोएम रेन ऑन द रूफ द पोएट हाईलाइट्स दिस सूदिंग एंड हीलिंग क्वालिटी ऑफ नेचर। तो मैंने कहा, और सही बात है, इस कविता में कवि ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है, दर्शाया है कि कैसे जो है कुदरत का ये जो क्वालिटी है, ये जो रेन की क्वालिटी है, कैसे आपको सुकून देता है और आराम देता है। द पोएट इज रिलैक्सिंग ऑन हिज बेड इन हिज रूम इन अ कॉटेज व्हेन द रेन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो हमने बताया है कवि जो है अपने कॉटेज रूम में आराम कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा ना, पिलो के जरिए वो आराम कर रहे हैं अपने कॉटेज में जब रेन शुरू होती है। द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द कॉटेज अपील्स टू द पोएट। और जो आवाज आ रही है कॉटेज की छत पे, जो आवाज आ रही है रेन की, वो पोएट को अपील करती है। अपील करती है यानी किसी चीज को भाती है ना, कवि को बहुत ही ज्यादा भाती है, वो अच्छी लगती है। द म्यूजिक क्रिएट्स एकोज इन हिज हार्ट। और इस साउंड से जो है उनके दिल में गूंज उठती है और उस गूंज से उन्हें बहुत सारी यादें याद आ जाती हैं। एंड इट फिल्स द पोएट विद मेनी फॉन्ड मेमोरीज दैट कम्स इनटू हिज माइंड। और ये पोएट को बहुत सारी पास्ट की, बचपन की मीठी मीठी यादों से भर देती हैं। आउट ऑफ दीज ड्रीमी फैंसीज द पोएट कैन आइडेंटिफाई अ मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड दैट इज एसोसिएटेड विद हिज मदर। अब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनकी मदर का इस पर्टिकुलर पोएम में, तो हमने ये भी मेंशन किया है कि आउट ऑफ दीज यानी इनमें से, इन ड्रीमी फैंसीज में से कवि जो है सबसे ज्यादा याद किसको करते हैं, अपने बचपन की, जो कि किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, उनकी मदर से। He can remember the loving looks of his mother when he and siblings used to see। तो वो याद करते हैं कि कैसे उनकी माँ उन्हें प्यार से देखा करती थी। यहाँ पे और देखो लास्ट में हमने क्या किया है, कंक्लूजन भी दिया है। ऐसे ही आंसर को खुला मत छोड़ के आना है ना, कंक्लूजन देना। रेन इज अ हीलिंग फिनोमेना ऑफ द नेचर, thus the coming of rain is always blissful and pleasant। तो बारिश का आना हमेशा क्या होता है, बहुत ही खुशी भरा होता है, आनंद पूर्वक होता है। ठीक है, क्लियर है। आप अपने आंसर्स को, जैसे देखो हमने यहाँ 10 से एंड किया है, 10 ले सकते हो, hence ले सकते हो, therefore ले सकते हो, ये सब वर्ड्स मैंने पहले भी नोट डाउन करवाए हैं, जिसने नहीं करे हैं कृपया करके कर लीजिए, है ना। 10, hence, therefore, इस तरह से आप अपने आंसर को जो है ना एंड कर सकते हो, एंडिंग दे सकते हो इन वर्ड्स को यूज करके। ठीक है, ऑल क्लियर, समझ आया कैसे देना है लॉन्ग आंसर। चलिए अब आते हैं हम हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है, द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ वॉज अ होम लविंग, फैमिली लविंग एंड नेचर लविंग पर्सन हु शोज अ डीप अटैचमेंट टू हिज मदर। जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी पोएम। अब तुम्हें एक बात कह दी और कहते हैं भाई इसका प्रूफ लाके दो हमें, है ना। जस्टिफाई करो यानी क्या, जो कविता आपने पढ़ी उसमें आपके पास कुछ उदाहरण होंगे ना, जिससे पता चलता है कि कवि क्या थे, एक घर प्रेमी और फैमिली लविंग। तो क्लियरली याद आता है वो अपने कॉटेज बेड में थे, है ना, वो अपनी मम्मी को याद कर रहे थे, भाई बहनों को, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे, और वो तो ये तक महसूस कर पा रहे थे कि उनकी माँ उन्हें अभी देख रही है। सो क्लियर है, ही वॉज वेरी अटैच टू हिज फैमिली एंड ही वॉज मोर ऑफ अ फैमिली मैन। काफी उदाहरण हम देके बता सकते हैं। द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ was indeed a home loving, family loving and a nature loving person who showed a deep attachment to his mother। Indeed यानी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल वो एक home loving person थे। In the poem, the poet is lying on his bed in his room of the cottage while it's raining. The musical sound of the rain falling on the tiled roof along with his relaxing posture is a bliss for him। This shows that the poet was a home loving person। तो पहला टारगेट हमने क्या पूरा किया, हमने ये पूरा किया कि हमने बता दिया कवि क्या थे, होम लविंग थे। होम लविंग तुम कैसे बताओगे भाई, उन्होंने दो चीजें कही थी। पहले तो कहा था मैं अपने कॉटेज चेम्बर बेड में हूँ, याद आया कि नहीं बताओ। पहले उन्होंने कहा था मैं अपने कॉटेज चेम्बर में हूँ, फिर उन्होंने एक वर्ड और कहा था, प्रेस दी पिलो। बिल्कुल पोम में लिखा है, अभी आप पोम खोल के भी देख सकते हो, प्रेस दी पिलो। प्रेस दी पिलो का मतलब क्या होता है, जब आप लेटे हुए होते तो आप कैसे नहीं, पिलो हाथ में लेके यूं ऐसे पकड़ के सोए होते, तो मतलब वो एक कोजी मूड में, बड़ी आरामदायक मूड में है। तो यानी वो होम लविंग पर्सन है ना, मजा आ रहा है उनको अपने घर में, रिलैक्सिंग पोजिशन में है वो। पहली चीज क्लियर। अब दूसरा, फर्दर cottages are generally found in countryside and region wherein nature is at its best,
विद फ्यू कंक्रीट बिल्डिंग्स। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था भाई, कॉटेज जनरली आपको देखो शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं, कंट्री साइड यानी जहाँ शहर खत्म होते हैं थोड़े गांव वाले इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ही कम कंक्रीट की बिल्डिंग यानी ठोस बिल्डिंग जो है ना वो बहुत कम दिखेंगी। तो बेसिकली सच एरियाज आर क्लोज टू नेचर, और ऐसे एरियाज जो है ना कुदरत के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक कम होता है, लोग कम होते हैं, है ना, बिल्डिंग्स कम होती हैं, खुला आसमान है, एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, मस्त सा वेदर दिखता है, ट्रीज वगैरह बहुत सारी हैं। तो हेंस द पोएट रिलैक्सिंग इन सच अ रीजन शोज हिम टू बी अ नेचर लविंग, और इससे क्लियरली पता चलता है अगर वो यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं तो वो एक नेचर लविंग यानी कुदरत प्रेमी इंसान भी थे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैमिली लविंग की, ठीक है। लास्ट क्या बचता है कि वो फैमिली लविंग कैसे थे। सो द पोएट वाइल लिसनिंग टू द रेन रिकलेक्ट सम ऑफ हिज फेवरेट मेमोरीज। तो आवाज सुनते हुए रेन की वो क्या कर रहे थे, रिकलेक्ट कर रहे थे अपनी काफी फेवरेट पसंदीदा यादें। आउट ऑफ दीज ही रिमेंबर्स हिज मदर हु यूज्ड टू लुक एट हिम व्हाइल ही एंड सिबलिंग्स यूज्ड टू स्लीप। इवन टुडे यानी आज भी ही रिमेंबर दैट लुक ऑफ लव ऑफ हिज मदर, आज भी वो अपनी मम्मी का वो लुक ऑफ लव यानी प्रेम भरा लुक याद कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, दिस शोज दैट द पोएट वाज अ फैमिली लविंग मैन हु लव्ड हिज मदर वेरी मच, जो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, तो कैसे देखो पार्ट्स में हमने अलग अलग बताया कि भाई होम लविंग कैसे थे, वो नेचर लविंग कैसे थे एंड फैमिली लविंग कैसे थे। सो इन दिस वे देखो कोई दिक्कत आई, अपन ने इतनी बढ़िया तरीके से इतना लॉन्ग आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? So my dear students, with this we end this particular session for MIQs यानी most important questions। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हैं मैं और भी इसी टाइप के वीडियोस बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 9th फ्रेंड के साथ शेयर करें, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। तो वीडियो शेयर करें एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हमारे जो चैनल है ना देता है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। ये जितने कोर्सेज आपको दिख रहे हैं इसके लिए आपको कोई भी टाइप का चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ओवर देयर। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं लास्टली कि सबको लगता है मैम नोट्स जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे यहाँ पे ई नोट्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।